नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दिन था 10 नवंबर 2025। उत्तर भारत में शादियों का सीजन अभी शुरू ही हुआ था और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग शादियों की शॉपिंग करने के लिए बड़ी संख्या में चांदनी चौक आ जा रहे थे। पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक जो लाल किले के ठीक सामने बसा हुआ है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में रहने वाला शायद कोई ही परिवार ऐसा होगा जो अपने जीवन में कभी शॉपिंग करने चांदनी चौक ना आया हो और जिसने शॉपिंग करते करते नई सड़क के पराठों, चाट और कांजी वड़े का स्वाद न चखा हो। 10 नवंबर की शाम भी रोज की तरह हजारों लोग यहाँ से शॉपिंग करने के बाद अपने अपने घर वापस लौट रहे थे और इन हजारों लोगों में एक नाम अतुल राठी का भी था, जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ आज दोपहर यहाँ खरीदारी करने आए थे। उनकी छोटी बहन आंचल 30 नवंबर की शाम बड़े ही धूमधाम से दुल्हन जो बनने वाली थी। आज की पूरी दोपहर अपनी माँ और बहन के साथ शॉपिंग करने के बाद शाम के कोई 6:30 बजे अतुल जामा मस्जिद की पार्किंग से अपनी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। चांदनी चौक से अपनी बहन के लिए खरीदा अत्यंत सुंदर लहंगा और बाकी सामान गाड़ी के अंदर रखते हैं और फिर मेरठ वापस अपने घर जाने के लिए लाल किले वाली रोड पर ड्राइव करने लगते हैं। अपने मनपसंद डिजाइन का लहंगा खरीद अतुल की छोटी बहन आंचल आज बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। जब से उसकी शादी पक्की हुई वो एक ही बात कह कहकर अतुल को बार बार परेशान कर रही थी। भैया सोच लो, पूरे 1 लाख का लहंगा लूंगी, अच्छा खासा नुकसान होने वाला है आपका। जब भी आंचल अपने बड़े भाई से बोलती तो वो हंसते हुए उससे कहते, अरे पगली, तेरे जाने से तो इस घर का पूरा एक कमरा खाली होने वाला है। चाहिए तो पूरे 2 लाख का लहंगा ले ले, लेकिन फटाफट बाहर निकल यहाँ से। सड़क पर लगे जाम के बीच रेंगती हुई रफ्तार पर ड्राइव कर रहे अतुल अपनी माँ और बहन के साथ शादी का मेन्यू डिस्कस कर रहे थे। घंटे की सुई 6 और मिनट की 50 के पार जा चुकी थी। अतुल की गाड़ी अभी रुकी हुई थी कि तभी उन्हें और आंचल को अपनी गाड़ी से कोई 20 मीटर आगे रोशनी का एक फ्लैश दिखाई देता है और इस फ्लैश के तुरंत बाद बहरा कर देने वाली जोरदार आवाज के साथ आग का एक अत्यंत शक्तिशाली गोला उनकी गाड़ी को हवा में उछाल देता है। गाड़ी के सारे शीशे चूर चूर हो जाते हैं और उनके कानों में एक काला स्याह सन्नाटा पसर जाता है। इस क्षण के बाद जो भी हुआ उसके बारे में अतुल को कुछ भी याद नहीं है। रात के लगभग 12 बजे जब अतुल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लोकनायक हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ पाते हैं। होश में आते ही वो बेड से खड़ा होने का प्रयास करने लगते हैं और अपने दर्द को पूरी तरह भुला बार बार बस अपनी माँ और बहन का नाम चिल्लाते रहते हैं। कोई आधे घंटे तक शोर मचाने के बाद अतुल को पता चलता है कि उनके 3 भाइयों की एक लौती बहन, जो आज से ठीक 20 दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, अब वो हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बन चुकी है। इस बच्ची के दाएं हाथ को डॉक्टर्स द्वारा काट दिया गया था। उसकी दाईं आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसके दोनों कान दोबारा कभी कोई आवाज सुन भी पाएंगे या नहीं, डॉक्टर्स इसकी गारंटी तक भी नहीं दे पा रहे थे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे होने की वजह से अतुल की मां को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थीं और अब हॉस्पिटल में पड़ा अतुल बार बार ये सोच रहा था कि काश हमने शादी की शॉपिंग मेरठ से ही कर ली होती। काश हम यहाँ चांदनी चौक कभी आए ही ना होते तो मेरी प्यारी बहन के दोनों हाथ सही सलामत होते। इस समय तक अतुल के मन में शोक और पीड़ा के साथ साथ गुस्से की एक प्रचंड लहर भी दहाड़ मार रही थी। एक लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग नागरिक होने के नाते वो अपने सामने खड़े पुलिस वालों से बार बार ये पूछ रहा था कि दिल्ली के इतने बड़े वीवीआईपी इलाके में ऐसा विकराल बॉम्ब विस्फोट आखिर कैसे हो सकता है। एक ऐसा इलाका जहां से भारत का प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा लहराया करता है, ऐसे इलाके में बारूद से लदी एक गाड़ी इतनी बेबाकी के साथ ऐसे कैसे घूम सकती है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह कि भारत की राजधानी के बिल्कुल बगल में मुट्ठी भर आतंकी हजारों किलोग्राम बारूद का गद्दा बना इतनी चैन की नींद भला कैसे सो सकते हैं।
19 अक्टूबर के दिन श्रीनगर के बाहर नौगाम में पड़ने वाले बनपुरा नामक इलाके में रातों रात दीवारों पर जेईएम के कुछ पोस्टर्स प्रकट हो जाते हैं। जे.एंड.के पुलिस जब इन पोस्टर्स पर लिखे संदेश को पढ़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने इस संदेश में जैश ए मोहम्मद उन लोगों से बदला लेने की धमकी दे रहा था जो भारत या जे.एंड.के सरकार को किसी भी रूप में सहायता प्रदान करते हैं। इन पोस्टर्स के ऊपर उर्दू में छपी धमकी के नीचे जैश कमांडर हंजाला भाई ने 17 अक्टूबर की तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर भी किए हुए थे। इनके ऊपर एक नजर पड़ते ही जे.एंड.के पुलिस फुल थ्रॉटल मोड में अपनी जांच शुरू कर देती है। जेईएम के पोस्टर जिस इलाके में लगाए गए थे उन सभी इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया जाता है और सीसीटीवी फुटेज की जांच जे.एंड.के पुलिस को पुलवामा के एक निवासी तक पहुंचा देती है जो फरीदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ईआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। पुलवामा में जन्मे इस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी और फरीदाबाद की वो मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां आजकल वो काम कर रहा था उसका नाम था अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ धौज। नौगाम की गलियों में लगे भारत विरोधी पोस्टर्स का एक पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ कनेक्शन जे.एंड.के पुलिस के होश उड़ा देता है, लेकिन ये तो मात्र एक ट्रेलर था। इस पिक्चर की पूरी रील मिलते ही जे.एंड.के पुलिस को तो छोड़िए, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यहां तक कि एनआईए के होश भी पूरी तरह फाख्ता होने वाले थे। नौगाम की सीसीटीवी फुटेज से मिले क्लूज के आधार पर जे.एंड.के पुलिस 30 अक्टूबर के दिन एक सर्च वारंट के साथ फरीदाबाद आ पहुंचती है। फरीदाबाद के कमिश्नर अपनी क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरों को उनके साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी रेड मारने के लिए भेज देते हैं और अपनी इस रेड में जे.एंड.के पुलिस द्वारा मुजम्मिल को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर वापस कश्मीर भेज दिया जाता है जहां उसके साथ अत्यंत सख्ती से पूछताछ की जाती है। मुजम्मिल से पूछताछ करने के बाद 8 नवंबर के दिन जे.एंड.के पुलिस एक बार फिर वापस फरीदाबाद आ जाती है और इस बार फरीदाबाद में छिपाए गए हथियारों और गोला बारूद की जानकारी होने का दावा करती है। इसके बाद हरियाणा और जे.एंड.के पुलिस की ज्वाइंट टीम फरीदाबाद के धौज गांव में रेड मार सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर देती हैं। मुजम्मिल के घर पर मारी गई रेड में पुलिस को एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल राइफल की 3 मैगजीन, 83 कार्ट्रिजेस और सिल्वर कलर की एक स्विफ्ट कार बरामद होती है जिसके अंदर एक रिंकॉव राइफल और कुछ लाइव राउंड्स भी रखे गए थे। इस स्विफ्ट कार का रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्टर शाहीन के नाम पर कराया गया था। इसके तुरंत बाद जे.एंड.के पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की 12 और टीम्स अल फलाह यूनिवर्सिटी, धौज गांव और आसपास के इलाकों में विस्तृत कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च कर देती हैं। धौज में शुरू किए गए ऑपरेशंस के अगले दिन यानी कि 9 नवंबर की सुबह पुलिस को गांव की एक बिल्डिंग के अंदर कमरा नंबर 15 से 358 किलोग्राम रेडी टू यूज विस्फोटक बरामद होता है। इस विस्फोटक के साथ पुलिस को टाइमर्स, बैटरीज, कटर्स, डेटोनेटर्स, फेस मास्क, विग्स और आईडीज असेंबल करने के लिए आवश्यक वायरिंग भी मिलती है। कहने का मतलब ये कि 350 किलोग्राम विस्फोटक को मौत का सामान बनाने के लिए मुजम्मिल के पास सारी आवश्यक सामग्री मौजूद थी। इस बिल्डिंग के मालिक और धौज गांव के निवासी इकबाल मद्रासी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत के एनसीआर से 350 किलोग्राम विस्फोटक मिलते ही ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर ले जाए गए डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अब और भी ज्यादा सख्त इंटेरोगेशन की जाती है और तब जाकर कहीं वो एक और नाम का खुलासा करता है, डॉक्टर अदिल राठर। काजीगुंद का रहने वाला एक कश्मीरी जो कभी अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम किया करता था लेकिन आजकल सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी पर लगा हुआ था। केवल कुछ ही घंटों के भीतर यूपी पुलिस की एटीएस द्वारा अदिल राठर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे मिली जानकारी के आधार पर जब जे.एंड.के पुलिस अनंतनाग पहुंच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक प्राइवेट लॉकर को खोलती है तो उसे अंदर कॉपी किताबों की जगह एक AK-47 राइफल बरामद होती है। जे.एंड.के पुलिस को जिस बात का डर सता रहा था वो सच होती दिख रही थी। अब तक गिरफ्तार किए गए दोनों डॉक्टर जैश ए मोहम्मद के अंसार गजवतुल हिंद नेटवर्क के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे और इन दोनों को पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले, शक्ल से साफ सुथरे दिखने वाले आदमी औरतों को रिक्रूट कर आतंकी बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। जैश के लिए काम करने वाले इन दोनों डॉक्टर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरीदाबाद के एक और गांव फतेहपुर तगा पहुंच जाती है और जब इस गांव के एक निवासी इमाम इश्तियाक के घर पर रेड मारती है तो यहां मौजूद सबसे अनुभवी पुलिस वालों के चेहरे भी सफेद पड़ जाते हैं। सामान्य से दिखने वाले इस घर के अंदर से पुलिस को पूरे 2553 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। हल्की सी चूक से आग पकड़ने वाला एक अत्यंत विनाशकारी केमिकल जिसे नमक की तरह बोरियों में भरकर रखा गया था और यह सारा का सारा केमिकल बॉम्ब में तब्दील होने से केवल 1 कदम की दूरी पर था।
इतने ज्यादा खतरनाक और ज्वलनशील विस्फोटक को बरामद करने के अलावा पुलिस को इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक और महत्वपूर्ण नाम भी पता चलता है, डॉक्टर उमर नबी। पुलवामा का रहने वाला एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो इस समय फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन पुलिस के यहाँ पहुंचने से बहुत पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। He was on the run और इस समय उसके पास बारूद से लदी एक Hyundai i20 गाड़ी थी, जिसे लिए वो दिल्ली की सड़कों पर आराम से इधर उधर घूम रहा था। इस दिन शाम को 6:52 पर उमर की Hyundai गाड़ी में लाल किले के बाहर विस्फोट हो जाता है, जिसमें उसके समेत कुल 15 लोग मारे जाते हैं और 20 से ज्यादा घायल होते हैं। घायल हुए इन लोगों में अतुल राठी, उनकी माँ और जल्द ही दुल्हन बनने का सपना देख रही उनकी छोटी बहन आंचल भी शामिल थी। इधर डॉक्टर उमर नबी की गाड़ी में धमाका होता है और उधर पुलिस द्वारा उसके घर की लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है, जो हरियाणा के नूह जिले में स्थित था। अपनी जांच में पुलिस को आगे पता चलता है कि नबी को ये सेकंड हैंड Hyundai i20 फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित रॉयल कार जोन द्वारा बेची गई थी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा इस दुकान के मालिक सोनू को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले कर दिया जाता है। लाल किले पर हुए उस ब्लास्ट के तुरंत बाद ये केस NIA के पास चला जाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मिली वो सिल्वर कलर की गाड़ी और मुजम्मिल से मिली जानकारी के आधार पर NIA फरीदाबाद से ही लखनऊ की रहने वाली एक और डॉक्टर को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम था शाहीन सईद। इस आम से दिखने वाली महिला को देख NIA को भी विश्वास नहीं हो पाता कि अपने चेहरे पर बड़ा सा चश्मा लगाने वाली ये लेडी डॉक्टर एक आतंकी मॉड्यूल की सरगना भी हो सकती है। 43 वर्षीय शाहीन का जन्म लखनऊ के हत्ता मुस्तफा खान में एक सरकारी कर्मचारी के घर पर हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज शाहीन बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। प्री मेडिकल टेस्ट में टॉप करने के बाद शाहीन को इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में आसानी से MBBS की सीट मिल जाती है और भारत सरकार के खर्चे पर डॉक्टर बनने के बाद शाहीन कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर का पद ज्वाइन कर लेती है। साल 2009 में शाहीन को कानपुर से कन्नौज ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन मात्र 6 महीने बाद ही वो वापस कानपुर आ जाती है। लेकिन वो शाहीन जो 6 महीने पहले तक पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ अपना काम किया करती थी, अब वही शाहीन रोज हॉस्पिटल से छुट्टियां मारने लगती है। साल 2013 आते आते हालत ये हो जाती है कि शाहीन पूरी तरह काम पर जाना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी से निकालने में हॉस्पिटल के प्रशासन को पूरे 8 साल लग जाते हैं। सालों तक बिना बताए नौकरी से गायब रहने के कारण डॉक्टर शाहीन को 2021 में आखिरकार उसकी नौकरी से डिसमिस कर ही दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं था कि केवल शाहीन की प्रोफेशनल जिंदगी में ही उथल पुथल मची हुई थी, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी एक भीषण भूचाल आया हुआ था। GSVM में जॉब करते हुए शाहीन की शादी यहीं काम करने वाले एक डॉक्टर जफर हयात के साथ हो गई थी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कन्नौज से वापस आने के कुछ साल बाद 2015 में दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक के बाद शाहीन अपने घर वालों से भी नाता तोड़ देती है और उन्हें पूरे 6 साल तक अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती, और इसका कारण था डॉक्टर मुजम्मिल गनी। शाहीन के अरेस्ट होते ही NIA द्वारा उसके डॉक्टर भाई परवेज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और परवेज NIA को बताता है कि उसकी बहन शाहीन और मुजम्मिल के बीच अफेयर चल रहा था और यह अफेयर शाहीन के शादीशुदा रहते ही शुरू हो गया था। यूपी पुलिस ATS द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस के अनुसार शाहीन और उसका भाई परवेज ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के चलते अतिवाद की चपेट में आ गए और फिर जल्द ही भारत और भारत में रहने वाले हिंदुओं से तहे दिल से नफरत करने लगे। वही भारत जिसके सरकारी कॉलेज में पढ़ लिख कर ये दोनों भाई बहन डॉक्टर्स बने, वही हिंदू जिनके टैक्स के पैसे से इन दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लगा लाखों की नौकरियां मिली, ये दोनों भाई बहन उन्हीं टैक्स पेइंग हिंदुओं को अब जड़ से खत्म करने का प्लान बना रहे थे। इंटरनेट की इस दुनिया में शाहीन और परवेज को ISI के साथ संपर्क बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जल्दी ISI द्वारा शाहीन को भारत में JM के लिए एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं और भारत में डॉक्टर उमर नबी और अदील राठर जैसे अपने जिहादी गुर्गों से बात करने के लिए शाहीन इनक्रिप्टेड ऐप्स का प्रयोग करने लगती है। बात पूरी हो जाने के बाद इन दोनों भाई बहन द्वारा अपनी डिवाइसेस से सारे मैसेजेस और चैट लॉग्स को तुरंत डिलीट कर दिया जाता। पाकिस्तान में बैठे शाहीन के ISI और जैश हैंडलर्स जल्दी उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इसी के चलते उनके द्वारा उसे कोड नेम दिया गया था मैडम सर्जन।
भारत के पढ़े लिखे मुसलमान डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अतिवादी बनाने के लिए शाहीन और परवेज द्वारा जिहादी वीडियोस और फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा था। अपने भावी रिक्रूट्स के साथ घंटों चैट कर उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना, यह काम शाहीन द्वारा पिछले 2 सालों से किया जा रहा था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी कोई भनक नहीं थी। और इसका कारण था इन लोगों के नाम के आगे डॉक्टर्स लगा होना। और डॉक्टर्स चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें हमारे यहाँ शैतान नहीं बल्कि भगवान माना जाता है। एक डॉक्टर जिन लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, वो उन्हीं लोगों को मारने का षड्यंत्र भला कैसे रच सकता है। हमारी पुलिस और जांच एजेंसीज की यही सोच कारण थी कि पिछले 800 दिनों से आतंकी नेटवर्क इतनी तेजी से फल फूल रहा था। देश की राजधानी से सटे एक इलाके में हजारों किलोग्राम विस्फोटक और हथियार इकट्ठे कर रहा था। 13 नवंबर के दिन एनआईए द्वारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी की और ज्यादा गहन तलाशी ली जाती है और इस बार उन्हें कैंपस में खड़ी एक लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी बरामद होती है जिसका रजिस्ट्रेशन आत्मघाती डॉक्टर उमर नबी के नाम पर था। एनआईए द्वारा इस गाड़ी को यहाँ पार्क करने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम था वसीब, दौज गांव का रहने वाला एक आईटी इंजीनियर जो इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा था। इको स्पोर्ट के अलावा एनआईए को यूनिवर्सिटी कैंपस से एक ब्रेजा एसयूवी भी मिलती है और ये वाली गाड़ी भी डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। ये जानकारी मिलते ही एनएसजी कमांडोज की कई टीम्स को अल-फलाह यूनिवर्सिटी बुला लिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिलता और भारत के पहले व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच आगे बढ़ जाती है। 14 नवंबर के दिन एनआईए द्वारा हरियाणा के मेवात में पड़ने वाले एक और गांव सुनहरा से डॉक्टर मुस्तकिल को गिरफ्तार किया जाता है। मुस्तकिल जो लाल किले वाले धमाके में मारे गए उमर नबी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए था। चाइना से एमबीबीएस करके आया डॉक्टर मुस्तकिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप कर रहा था और उसे उमर नबी ने ही अपने मॉड्यूल में भर्ती किया था। और यहीं पर इस केस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़ा होता है और वो ये कि इस देश में और कितने डॉक्टर मुस्तकिल और इंजीनियर वसीब अभी भी खुले घूम रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की माने तो डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी एके डॉक्टर मुजम्मिल शकील एके मुसैब अपने क्लासरूम में मेडिकल की पढ़ाई से कहीं ज्यादा छात्रों को अतिवाद की अफीम चटा रहा था। वो खुलकर अपनी क्लासेस में जैश की विचारधारा से प्रभावित होने की बातें कर रहा था। क्लासरूम की स्क्रीन पर ज्ञानवर्धक स्लाइड्स की जगह जिहाद से सने भारत विरोधी वीडियोस चला रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी क्लासेस में पढ़ने वाले एक भी स्टूडेंट ने कभी पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। और इसका एकमात्र कारण बस यही समझ में आता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र और कर्मचारी एक ही धर्म विशेष से आते हैं। ये बात कड़वी तो जरूर है, लेकिन इस केस के संदर्भ में तो कम से कम सत्य ही प्रतीत होती है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been later as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. जरा सोचिए अगर नौगाम के उन पोस्टर्स के ऊपर जे&के पुलिस की नजर कभी पड़ी ही ना होती या फिर उन पोस्टर्स को सामान्य सा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मान डिसमिस कर दिया गया होता तो फिर क्या होता। जरा सोचिए अगर फरीदाबाद और जे&के पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर रेड मारी ही ना होती तो वो 3 मैट्रिक टन विस्फोटक ना जाने कितने मासूम भारतीयों को जीते जी निकल गया होता। यदि इन डॉक्टर्स ने एक लोकल सीएनजी किट वाली गाड़ी ना खरीदी होती और उस गाड़ी में गलती से विस्फोट ना हुआ होता, यदि इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के असली चेहरे से नकाब ना उठा होता तो दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर रखे उस 3000 किलोग्राम विस्फोटक को दर्जनों गाड़ियों में भर मौत का ऐसा तांडव मचाया जाता जैसा कि सेकुलर भारत ने अपने इतिहास में आज तक नहीं देखा होता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ये केस और इस केस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पकड़ा जाना भारत के काउंटर टेररिज्म के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये बात अब कश्मीर के जंगलों में AK-47 लेकर घूमने वाले आतंकियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ये बात अब उन पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स की बन चुकी है जो अपनी विनाशकारी सोच
और अपने आतंकी चेहरों को छुपाने के लिए अपनी डिग्री से मिलने वाली सामाजिक वैधता को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनते हैं तो आपको समाज में मान्यता और सम्मान दोनों ही मिलते हैं। और ये पढ़े लिखे आतंकी इसी बात का फायदा उठा इस देश को बर्बाद करने के मंसूबे बना रहे हैं और इन मंसूबों पर पूरे जोर शोर से काम भी कर रहे हैं। अपने दिमाग में कुछ सोचना या प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उस प्लान के ऊपर सक्रिय रूप से काम करना दूसरी बात। इस केस की डिटेल जानने के बाद यदि कल मैं किसी डॉक्टर मुजम्मिल को अपना घर किराए पर ना दूं या फिर किसी डॉक्टर शाहीन को अपनी गाड़ी बेचने से मना कर दूं, तो क्या फिर भी मुझे गलत ठहराया जाएगा? आतंक के इन डॉक्टर्स द्वारा अपने बेस के लिए धौज और नूह का चुना जाना भी कोई संयोग नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। इट इज अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक मूव। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंटर्न्स हजारों किलोग्राम विस्फोटक का गद्दा बना चैन की नींद सो रहे हैं और हमें सुरक्षित रखने का दावा करने वाली हमारी सरकारी एजेंसीज वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की इस गोल्डन एज में भी अल फला यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद से पूरी तरह बेखबर हैं। और इसका कारण यह है कि यदि इस प्रकार के माइनॉरिटी संस्थानों के ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल उठाया जाए तो आपके माथे के ऊपर इस्लामोफोब का ठप्पा मर दिया जाता है। अब समय आ गया है जब हमें सरकार से उम्मीद लगाने के बजाय खुद जागरूक होना होगा। अपने देश की सुरक्षा का बीड़ा अपने इन हाथों में उठाना होगा। किसी भी आदमी औरत के ऊपर जरा सा भी शक होने पर, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, टीचर या फिर कोई आईएएस और जज ही क्यों ना हो, उसे पूरी तरह एक्सपोज करना होगा। हम अपना घर किसे किराए पर दे रहे हैं या फिर अपनी पुरानी गाड़ी किसे बेच रहे हैं, अब इसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अभी भी हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो वो दिन कतई दूर नहीं है जब एक बार फिर हर जगह के ऊपर हमें ये सरकारी संदेश सुनने को मिलेगा। अपने आसपास ध्यान से देखें, किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, वो बम हो सकती है।